चलो क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन ने कंप्लीट किया था। 14 से 21 का सोल्यूशन देख लो। क्वेश्चन 14 में अपने को बोला कि बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स एंड बैग बी कंटेन 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स। तो अपने पास दो बैग है, तो बैग्स जो है अपने पास दो है, एक बैग ए है और एक बैग बी है, ठीक है। तो बैग ए में अपने पास क्या है, बैग ए में क्वेश्चन ने बोला कि अपने पास 2 व्हाइट और 3 रेड है। सिमिलरली बैग बी में क्वेश्चन ने क्या बोला है, बैग बी में 4 व्हाइट है और 5 अपने पास रेड है, ठीक है। अब आगे बोला क्वेश्चन है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ रैंडमली चोजन बैग। तो बॉल से पहले बैग्स का सिलेक्शन करना है। अब आप कोई भी अगर बैग सिलेक्ट करोगे तो बैग का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, हाफ होता है ना। और ये बैग से अगर आप रेड बॉल सिलेक्ट करोगे तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी इज 3/5, और ये भी बैग से अगर आप रेड बॉल सिलेक्ट करोगे तो 5/5, क्योंकि आपको कोई भी बैग सिलेक्ट करना है तो उसमें से रेड ही निकालना है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है उसने, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी वाज। तो दिस इज बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ना, कि इसमें से अपने को बैग बी से प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले नीचे पॉसिबल लिखोगे, क्या है पॉसिबल, आप बैग ए के पास गए और आपने वहां से रेड निकाला तो हाफ इंटू 3/5, प्लस सिमिलरली दूसरा ऑप्शन क्या है, बैग बी के पास गए तो वहां का भी हाफ और वहां से भी आपने रेड निकाला 5/9। अब क्वेश्चन ने बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो आपको बैग बी आपका फेवरेबल है, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू 5/9, बराबर है। अब देखो ये क्या होता है, दिस इज 5/18 ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट आप देखोगे तो दिस इज 3/10 प्लस 5/18। अब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये 5/18 हो जाएगा। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर आपका 180 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 18 3 जा 54 और ये 104 हो जाएगा। सो दिस इज 18 1 जा, दिस इज 10 जा, बराबर है। अब ये होगा आपका 2 5 जा और ये हो जाएगा 52 जा। तो आपका आंसर आएगा 25/52। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबको समझा, वापस एक बार देख लो, समझ जाएगा। बैग्स दो था, एक ए और एक बी, उसमें 2 व्हाइट 3 रेड, जिसमें भी आपको नॉन कंडीशन ये डाला है कि दोनों कोई भी बैग आप खोलो उसमें से रेड ही निकलेगा। तो यहाँ से भी रेड का प्रोबेबिलिटी 3/5, यहाँ से भी रेड का 5/9 आएगा और कोई भी बैग सिलेक्शन का हाफ होता है। सो दिस इज बेस थ्योरम, एक से ज्यादा कंडीशन है ना यहाँ पे, तो बेस थ्योरम में पहले अपन पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, हाफ इंटू 3/5 प्लस हाफ इंटू 5/9। अब आपको बैग ए या बैग बी कौन सा चाहिए, तो हमको बैग बी चाहिए, तो बैग बी ऊपर लिखा, इसको सॉल्व किया 25/52 है। सबको क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाओ 15 सम पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अभी 15th में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज। आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स दैट इज 3 1 माइनस 2x², ये आपको दिया है। आपको बोला है कि x जो लाई होता है वो 0 to 1 के बीच में लाई होता है, ये आपको दिया है। आपको बोल रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाइज बिटवीन 1/4 to 1/3। आपको 1/4 to 1/3 का प्रोबेबिलिटी ढूंढना और आपका ये कंडीशन है। तो पीडीएफ में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। पूरा क्वेश्चन का 0 to 1 है, बट क्वेश्चन ने अपना लिमिट्स खुद स्पेसिफाई किया कि उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो अपना आंसर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 to 1/3 3 1 minus 2x² dx। So this is your question। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सॉल्व करना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो कैसे। ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर चले जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस 2 ऐसे रहेगा। व्हाट इज x² का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन इज x³/3, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/4 है और यहाँ पे आपका 1/3 है। सबको स्टेप क्लियर है। ये 3 बाहर गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 2 ऐसे रहेगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3। अब इसमें आप लिमिट स्पेसिफाई करो, तो 3 को कुछ मत करना, फिलहाल पहले आप अंदर का काम करो। अभी इसमें पहले 1/3 पुट करो, पहले हमेशा अपर डालते हैं। सो दिस विल बी 1/3 माइनस 2, ये वाला ध्यान से देखो, x³ हो जाएगा 1/3³ और नीचे ऑलरेडी पहले से 3 है, तो 1/3 का पावर 4 हो जाएगा। तो व्हाट इज 3 का पावर 4, 81। सो दिस टर्म विल बिकम 2/81। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, 1/3 का क्यूब और नीचे ऑलरेडी पहले से 3 है, तो 1/3 का पावर 4 हो जाएगा ना। सो दिस विल बी 2/81। अब आप लोअर लिमिट पुट करोगे और फॉर्मूला का साइन माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये 1/4 अगर आप यहाँ पे x के जगह पुट करोगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, है ना। सो दिस इज 2। अब ये वाला पार्ट देख लो ध्यान से, x³, तो 1/4 का क्यूब होता है 1/64 और नीचे पहले से 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/192। 64 3 का कितना होता है, 1/192। सबको स्टेप क्लियर है। एक बार वापस देख लो ध्यान से,
x के पहले आप 1/3 पुट किया तो 1/3 आ गया आपको, ये 1/3 का क्यूब और ऑलरेडी नीचे एक बराबर 3 है तो 1/3 का पावर 4 1/81 होता है और ये 2 ऑलरेडी है। अब 1/4 पुट करोगे तो -1/4 हो जाएगा, फॉर्मूला का साइन और ये माइनस प्लस हो गया, 2 ऐसे रहेगा, x के जगह 1/4 का क्यूब इज 1/64, नीचे पहले से 3 है तो दिस विल बिकम 1/192। अब ये 3 को आप चाहिए तो अंदर भेज दो, 3 × 1/3 विल बिकम 3, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 और 81 अगर आप छोटा करोगे तो ये हो जाता है आपका 2/27, ठीक है, दिस विल बी 3/4। अब लास्ट टर्म विल बी 3 2 6, 6 और 192 को अगर आप छोटा करोगे तो 3 2 6 होता है और 6 और 192 डायरेक्ट जाता है 1/32, ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाइड वर्जन। अब इसको आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का मैं एलसीएम या इन दोनों का एलसीएम ले लो, 27 3 जा कितना होता है 81, 81 - 2, सो दिस विल बी 79/27। और आपको चाहिए तो ये बाकी टर्म्स ऐसे रहने दो, -3/4 + 1/32। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, आई होप सबको एलसीएम वगैरह लेने आता है, तो एलसीएम वगैरह आप लोगे तो इसका आंसर इज 179/864, आपको इसका आंसर आएगा। आपको एलसीएम लेना है, 27, 4 और 32 का एलसीएम क्या आता है, सो ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 1 जा, ये 8 जा, बराबर है 27 रहेगा। अब आपको चाहिए तो 4 का टेबल वापस अप्लाई कर दो, 27 में 1 जा 2 जा, फिर से 2 जा, 27 1 2 1 1 और ये 27 ही आप लिख सकते हो, तो 54 ये आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपको यही आंसर आएगा जो मैंने लिखा है 179/864। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, कैलकुलेशन आप करना, नहीं आएगा तो मेरे को पूछ लेना। सबसे पहले आपको 3 को बाहर रखना है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 2 ऐसे रहेगा, x² का इंटीग्रेशन x³ 3 होगा। इसमें पहले आप 1/3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1/3 - 2, 1/3 का क्यूब और नीचे पहले से 3, सो दिस विल बिकम 2/81। 1/4 पुट करोगे तो -1/4, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 ऐसे रहेगा, 1/4 का क्यूब तो 1/64 और नीचे 3 तो 1/92। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो, एलसीएम वगैरह लो, आपका आंसर आएगा 179/864। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। आई होप सबको ये समझ आए, क्लियर। सो क्वेश्चन 14 एंड 15 का सोल्यूशन मैंने बताया, अब आगे देखते हैं। चलो आ जाओ अभी आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, 16 सम बोला आपको, हाँ 16 सम थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना। बोला है इफ x हैज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन np एंड वेरिएंस npq है, तो अपने को पता है। देन आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k - 1 इस कितना, तो इसका आपको प्रोबेबिलिटी पूछा, नीचे कुछ आंसर्स दिए वो लोग ने। हम लोग अब इसको कैसे करते हैं देखो ध्यान से, आपको बाइनॉमियल के अंदर फॉर्मूला डालना है, तो x इक्वल टू k का आपका फॉर्मूला बनेगा nck इंटू p का पावर k इंटू क्यू का पावर n-k, बराबर है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली नीचे का पार्ट क्या बनेगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका nck-1 इंटू पी का पावर k-1 है ना, इंटू क्यू का पावर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो n-k+1 आएगा। देखो कैसे, दिस इज n, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होता है इधर लिखते हैं जब, तो n-k और फॉर्मूला का माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब देखो क्या होगा, सो ये टर्म फिलहाल के लिए आप ऐसे रहने दो, इसको तो आप nck अपॉन nck-1 ही रहने दो। इसको मैं आपको एक शॉर्टकट में बताऊंगा कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका देखो इंडाइसिस सबको आता है, ये ऊपर जाएगा तो k और k सब्ट्रैक्ट होके माइनस माइनस प्लस होके p बचेगा, ये बचेगा p का पावर 1, और ये वाला टर्म जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो n कैंसिल, k कैंसिल होके ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करना, इस चीज को, ये वाला चीज को। सपोज n आपका 4 रहता और k आपका 3 रहता, तो ये क्या हो जाता था 4c3 और नीचे हो जाता था 4c2, ठीक है। सो व्हाट इज 4c3 4, व्हाट इज 4c2 6, सो दिस विल बिकम 2/3, आपको ऐसा कुछ आता था, ठीक है। इसी चीज को करने का और एक मेथड है, आप कैसे कर सकते हो इस चीज को, इसको और इसको आप ऐड कर दो, इसको और इसको आप ऐड कर दो, तो ये आपको टोटल 6 मिल जाएगा, और ये वाला जो आपका बेस है वो आप लिख दो। बेटर वे में बता दो, इसको मत करो ऐसा, मैं इजी वे में बताता हूं इसको आपको कैसे लिखना है। देखो इस चीज को आप कैसे लिखोगे, ये और ये चीज को आप साथ में लिखना, मतलब क्या हो जाएगा n प्लस k माइनस 1, ये अपन ने लिखा ऊपर, ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो भी लिखा वो लिख देना आपको k। सो दिस इज इसका सिंपल वे ऑफ राइटिंग, n प्लस k माइनस 1 अपॉन k। कैसे लिखा, ये होता है एक अप्रोच होता है, ये और ये चीज आपको लिखना है, तो दिस विल बिकम n प्लस k माइनस 1,
और नीचे आपका आ जाएगा k, मतलब जो भी इधर लिखा है वो, या फिर इसको आप फॉर्मूला से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही चीज मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो एनसीआर का फॉर्मूला से आपको यही मिलेगा, into p raised to 1 is p or q raised to minus 1 will become q. So this term is n plus k minus 1 upon k into p by q. That is option number B. एक बार वापस समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलाज पुट करना है, तो दोनों का हमने फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला पुट करने पे यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है तो ये n माइनस के हो जाएगा और माइनस माइनस होकर प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों को आप इंडाइसेस अप्लाई करोगे तो p का पावर 1 बचेगा, इन दोनों को इंडाइसेस अप्लाई करोगे तो q का पावर माइनस 1 बचेगा, तो q का पावर माइनस 1 होकर p बाय q हो जाएगा, बराबर है। तो p बाय q अपना ऑप्शन ए में भी ऑप्शन बी में भी है, तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इस चीज को आपको लिखना है, तो n से k अपॉन n से k माइनस 1, अगर ऐसा कुछ है तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, ये प्लस ये आपको लिखना है ऊपर, तो n प्लस k माइनस 1 हो गया, नीचे आपको ये लिखना है अपॉन k, या फिर आप इसको इस वे से भी समझ सकते हो। समझो यहाँ पे 4c3 है और यहाँ पे 4c2 है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, मैंने कैसे बताया कैसे लिखोगे आप, ये वाला चीज और ये वाला चीज ऊपर तो 6 हो जाएगा और नीचे आपको ये 3 को नीचे लिखना है, तो 6/3 आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप इस चीज को भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो देखो क्या आता है, नहीं वो काम नहीं करेगा, बट आप बेटर आप इस वे में समझो, ये तो आपको शायद समझ ही गया रहेगा, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते, छोड़ो इतना भी मगज मारे करना है। एन सी के को आप क्या लिखोगे फॉर्मूला के हिसाब से, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल, बराबर ना, ये लिखोगे। और नीचे का पार्ट देखो, नीचे एन सी के माइनस 1 तो एन फैक्टोरियल अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा एन माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल, बराबर है। अब देखो ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बराबर है। अब k फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो k इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपका k बचेगा, और इसको n माइनस के है और ये n माइनस के प्लस 1, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट, देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट अभी आपका कैसे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, k माइनस 1 फैक्टोरियल को आप ऐसे रहने देना। ये वाला जो टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हो, n माइनस के प्लस 1 इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल, इसको आप ऐसा लिख देना। नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट आपका भी ये बचता है, तो k फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, k इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल, और बाजू वाले टर्म को आप कुछ करो ही मत, n माइनस के फैक्टोरियल, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा n माइनस के प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा इधर का टर्म, तो मैंने ये गलत लिखा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट था, हाँ मेरा मिस्टेक वही हुआ था, n माइनस के प्लस 1 अपॉन के, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना, तो n माइनस के प्लस 1 अपॉन के आ जाएगा इंटू पी बाई क्यू। तो वो जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था अभी अब शायद काम कर जाए, 4 से 2 अपॉन 4 से 2 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको और इसको ऐड किया था, हमने इन दोनों को ऐड किया था, अभी आपको इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो 4 से तो ये 2/3 हो जाएगा। अब आप करके देखो, ये 4 होता है और ये आपका 6 होता है, ये भी आपको 2/3 मिलेगा, तो मेरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। आपको कैसे लिखना है इसको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो ये हो जाएगा n माइनस के प्लस 1 और नीचे का पार्ट k लिखना है और ये p बाई क्यू। सो दिस इज वन वे, जिससे ऐसा भी कर सकते हो, आपको ये नहीं समझा तो ये बता तो पक्का समझा ही रहेगा, कोई भी एक मेथड से आपको आंसर तो आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। तो आप ये एग्जाम्पल से भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो कि ये कैसे है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है ऊपर, तो 2 आ गया और ये आपको नीचे लिख देना, तो 2/3। तो वैसे ही इसका और इसका सब्ट्रैक्शन विल बी n माइनस के प्लस 1 अपॉन k। क्लियर? अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये सब आप पॉज करके लिख लेना वापस बुक में। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो अभी। क्वेश्चन 17 में बोला है अ डाई इज थ्रोन, 17 बहुत इजी सा है और होपफुली 18 भी यहीं पे मैं कर दूंगा। 17 बोला है अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो डाई 100 टाइम थ्रो किया तो n आपका 100 है। यहाँ पे आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, तो डाइस पे इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी हाफ होता है, तो ऑड का भी हाफ होगा। मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर जब दोनों सेम रहता है तो मैक्सिमम वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, n/4 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 100/4 दैट इज इक्वल टू 25। सो इसका आंसर आएगा 25, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज कांस्टेंट देन आवर आंसर इज ऑलवेज n/4। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। 18 सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देके ये भी देख लो क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। 18 में आपको बोला है a coin is tossed 2n times, coin कितना टॉस किया 2n times, the chance that number of times one get heads is not equal to number of time one get tails. A coin is tossed 2n times, the chance that number of time one gets head is not equal to number of times one get tails। मतलब अभी देखो
बोलता है कि हेड्स और टेल्स का आप प्रोबेबिलिटी बताओ जब हेड्स और टेल्स इक्वल नहीं रहेंगे। ऐसा सोचना बहुत डिफिकल्ट। हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए और एक वे क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन हेड्स एंड टेल्स आर इक्वल, है ना। ये अगर आपने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली जो पूछा वही मिलेगा ना। जब इक्वल था उसका प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, व्हेन दे वर नॉट इक्वल। तो ये 1 माइनस आपके पास 2n कॉइन्स है, इक्वल कब होगा, जब दोनों पे n दिखेगा। सो दिस विल बी 2ncn बराबर है इनटू यहां पे क्या आएगा बोलो, कॉइन है तो हेड्स है टेल्स कुछ भी आने का प्रोबेबिलिटी हाफ ही है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ का पावर n और ये हो जाएगा आपका हाफ का पावर 2n में से n जाएगा तो ये भी n हो जाएगा। सबको ये स्टेप समझा, दिस इज बाइनोमियल का फॉर्मूला। अब 1 माइनस ये इसको आप NCR वाला फॉर्मूला से सिंपलीफाई करो, सो दिस विल बिकम 2n फैक्टोरियल, 2n को ब्रैकेट में लिखना बिकॉज ये पूरा एक टर्म का फैक्टोरियल है, और नीचे आएगा आपका n फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 2n माइनस n मतलब वापस n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी n फैक्टोरियल होता है। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, देखो दिस इज हाफ का पावर n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा बराबर है। अब एक स्टेप और देख लो, ये 1 माइनस ये 2n फैक्टोरियल को आप कुछ मत करो, ये n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल द होल स्क्वायर। और इस चीज को देखो, ये 2 का पावर इधर भेज दो तो हो जाएगा 1/4 का पावर n। ऐसा आपको ऑप्शन दिखेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही है, 1 माइनस 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल स्क्वायर इनटू 1/4 रेज़ टू n। या ये n को भी आप नीचे भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/4 का पावर n आप इसको लिख सकते हो, या 1 का पावर 2n तो 1 ही होएगा और नीचे आ जाएगा आपका 4 का पावर n, ऐसा आप लिखो इसको, 1 का पावर 4n। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। मैं वापस एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखो क्या किया हमने। आपको पूछा था प्रोबेबिलिटी व्हेन सक्सेस एंड फेलियर जब दोनों सेम नहीं होगा, नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स, बट वैसे सोचना बहुत डिफिकल्ट है। आप क्या करो, जब सेम होगा उसका आंसर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन हेड्स एंड टेल्स आर इक्वल, तो 1 माइनस 2ncn, सबको समझा। आपके पास 2n कॉइन्स है, सेम कब होगा, जब n इक्वल टू n होगा, दोनों का सेम होगा तब। तो 2ncn इनटू हेड्स एंड टेल्स कुछ भी आने का हाफ होता है, तो हाफ का पावर n इनटू हाफ का पावर n, ये तो फार्मूला से मिल गया। अब 2ncn को अपन ने फार्मूला से सिंपलीफाई किया तो 2n का पावर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आ गया, ये हो गया आपका हाफ का पावर 2n बराबर है ना। तो हाफ का पावर 2n में 1 का पावर 2n तो 1 ही होता है, 2 का पावर 2n को आप 4 का पावर n लिख सकते हो, तो ये लिखा हमने। और इस चीज को n फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख दिया। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, सबको समझा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17 ऑन मैक्सिमम वेरिएंस या वेरिएंस जब सक्सेसफुल या कांस्टेंट होता है तो हमेशा n/4 आंसर आता है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। सबको समझा। सो दिस इज, अब तक हमने 14 से लेके 18 तक का प्रॉब्लम डिस्कस किया। अब लास्ट 3 प्रॉब्लम्स जो मैंने एडुकेटिव मैथमेटिक्स से डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ध्यान से देखना। चलो आ जाओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट रुको। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये तीनों प्रॉब्लम्स बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ईयर ऑफ 22nd सेंचुरी चोजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ईयर ऑफ 22nd सेंचुरी चोजन एट रैंडम देयर विल बी 53 संडे। अभी 22nd सेंचुरी में पहले कितना साल होता है ये बताओ। एक सेंचुरी में 100 साल होता है, 2201 2202 है ना, ऐसा करके आपको 2299 तक जाना है बराबर है। एक सेंचुरी में इतना 2300 ये आपका एक सेंचुरी होगा। तो एक सेंचुरी में 100 साल होता है। अब एक सेंचुरी में अगर 100 साल होता है तो इसमें कितना लीप और कितना नॉन लीप होता है, 25 साल लीप ईयर होता है और 75 ईयर नॉन लीप होता है। सबको तो इतना नॉलेज तो रहेगा ही। 100 साल है उसमें 25 साल लीप ईयर होगा और 75 ईयर्स नॉन लीप होगा। अब जो लीप ईयर होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 25/100, जिसको आप 1/4 भी बोल सकते हो, एक सेंचुरी में लीप ईयर आने का। और नॉन लीप ईयर जो है वो 75/100 होगा, तो ये तो आपका 3/4 होगा। तो जितना हमको समझा उतना आपने नोट डाउन किया। वापस बताता हूँ, एक 22nd सेंचुरी है तो एक सेंचुरी में 100 साल होता है। 100 साल में 25 साल जो डिविजिबल बाय 4 है वो सारे लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर 25 होता है, नॉन लीप ईयर 75 होता है ना। तो लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी 1/4, नॉन लीप का 3/4। अब आगे उसने बोला कि चोजन एट रैंडम देयर विल बी 53 संडे, तो आपको 53 संडे लेके आना है। तो आपके पास देखो ऑप्शन क्या है, आप लीप ईयर के पास गए तो लीप ईयर का आपका 1/4 आ गया। अब लीप ईयर में संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने अभी जब सिखाया था सुबह तो मैंने नोट्स में आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इन अ लीप ईयर इज कितना, 2/7। सो दिस विल बी 1/4 into 2/7 प्लस
अब वही ऑप्शन नॉन लीप में भी हो सकता है, नॉन लीप का है 3/4 और इसमें संडे आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/7, सो दिस विल बी 1/7। हो गया आपका आंसर। 53 संडेज का ही पूछा था ना, ये हो गया। सो इसका हो गया 2/28 या 3/28। सो आंसर इज 5/28, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सबको समझे ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट समझ, ध्यान से देखना, वापस बता दो। एक सेंचुरी में 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी आपको पूछा है। तो एक सेंचुरी में 100 साल होता है, 100 साल में 25 लीप होता है, 75 नॉन लीप होता है। तो लीप का प्रोबेबिलिटी 25/100, दैट इज 1/4, नॉन लीप का 3/4। अब लीप का कोई भी डे आने का प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है, नॉन लीप का कोई भी डे आने का प्रोबेबिलिटी 1/7 होता है। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 5/28, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, सबको समझा क्वेश्चन नंबर 19 भी। आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 20 और 21, दोनों खतरनाक समय, एकदम ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन 20 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपको, इसमें थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है तो समझ तो आ जाएगा। क्वेश्चन 20 में बोल रहा है 1 Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table। एक इंडियन और 4 अमेरिकन और वाइफ भी बैठेंगे, तो टोटल 10 लोग हैं अपने पास, ठीक है। अब 10 लोग को सर्कुलर टेबल पे बिठाने का पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सबको पता है सर्कुलर टेबल में एक सीट कम होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो टोटल 10 लोग हैं, 5 मत गिनो, उनकी वाइफ को ही बिठाना है, तो 5 और 5 मिला के 10 हो गया। तो दिस विल बी 10-1 फैक्टोरियल, सो टोटल पॉसिबल वेज इज 9 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। सो ये आपका n ऑफ s हो गया। सबको n ऑफ s क्लियर है। अब आगे सुनना, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। आपको दो कंडीशन बोला, तो मैं एक को ए डिफाइन कर दूं, एक को बी। ए क्या मैं बोलूंगा, इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, एडजेसेंट टू हिज वाइफ। और बी क्या बोला आपको, ईच अमेरिकन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, है ना। ये दो कंडीशन अपने को बोला है। इंडियन मैन और ये दो। अभी आप बोला क्या, अच्छे से पढ़ना था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, मतलब ये ढूंढना है, गिवन दैट ईच अमेरिकन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, मतलब आपको ढूंढना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, है ना। ये आपको चाहिए। जब ये हो चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अपन डालते हैं इसके केसेस, इसको देखो कैसे। ए इंटरसेक्शन में मतलब दोनों चीज होना चाहिए, तो दोनों चीज कैसे पॉसिबल होगा, थोड़ा सोच के बताओ। दोनों चीज कैसे पॉसिबल होगा, थोड़ा आप इस चीज के बारे में सोचो। दोनों चीज कैसे पॉसिबल होगा, दोनों चीज कैसे पॉसिबल होगा। देखो आपके पास टोटल 5 कपल्स है, ए इंटरसेक्शन बी पहले बता दो। टोटल आपके पास 5 कपल्स है, देखो ये 5 कपल्स है ना टोटल, एक अमेरिकन 4 इंडियन, ऐसे 5 कपल्स है। इनको आप सर्कुलर टेबल पे बिठाओगे, इनको आप सर्कुलर टेबल पे एक रस्सी एडजेसेंट, मतलब दोनों साथ में बैठने चाहिए, तो सर्कुलर टेबल पे अगर बिठाओगे, दो लोग साथ में बैठेंगे ना, तो इनको आपको एक रस्सी से बांध देना है। तो टोटल तो आपके पास 5 वैसे हो गए। 5 जन को सर्कुलर टेबल पे बिठाने का 4 फैक्टोरियल वेज आ जाएगा। अब ये तो समझो ना, 5 को 4 फैक्टोरियल वेज में आ जाएगा। कपल है तो साथ में बैठेंगे, तो उसको एक कंसीडर करोगे तो 5 होता है। सर्कुलर टेबल में एक सीट कम रहता है, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब ये दोनों का आपस में पोजीशन तो इंटरचेंज हो सकता है, हस्बैंड इधर बैठा, वाइफ, उल्टा भी तो हो सकता है, वाइफ इधर बैठी और हस्बैंड यहाँ पे। तो इसका कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल। कितने बार आएगा ऐसा, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल का पावर 5, द होल रेज टू 9 फैक्टोरियल। सो ये हो गया आपको ऊपर का प्रोबेबिलिटी। सबको ऊपर का प्रोबेबिलिटी समझा। ए इंटरसेक्शन भी मतलब दोनों होना चाहिए, इंडियन मैन भी उसकी वाइफ के बाजू में एडजेसेंट बैठना चाहिए और अमेरिकन भी। तो ये तो दोनों का हो गया, दोनों मतलब 5 ऐसे कपल्स बने, तो 5 को सर्कुलर टेबल पे बिठाने का 4 फैक्टोरियल तरीका होता है। एक सेट कम होता है सर्कुलर परम्यूटेशन में, इनटू उनका आपस का पोजीशन तो इंटरचेंज हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल का पावर 5 और 9 फैक्टोरियल तो सैंपल स्पेस है। अब नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ईच अमेरिकन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, सिर्फ अमेरिकन उसकी वाइफ के बाजू में बैठने चाहिए। इंडियन पे तो कोई कंडीशन डाला नहीं है। तो अभी कितने अमेरिकन थे अपने पास, 4 अमेरिकन थे, तो 4 अमेरिकन अपने पास है, बराबर है। उसको आप कैसे बिठाओगे, थोड़ा सोच के बताना। चलो फटाफट सोचो। इसका भी जो नीचे का पार्ट आएगा तो 9 फैक्टोरियल आएगा। ऊपर का सोच के बताओ कि कैसे आप करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूं। ईच अमेरिकन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। तो अपने पास देखो अमेरिकन के कितने कपल्स है, 4 कपल्स है,
तो इनको अपन एक रस्सी से बांध देंगे 4 कपल्स को, ठीक है। अब इंडियन को तो साथ में नहीं, इंडियन के ऊपर कुछ कंडीशन नहीं डालते, इंडियन तो किधर भी बैठ सकता है, सपोज हस्बैंड इधर और वाइफ इधर है, ठीक है। तो कितने लोग हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 लोगों को सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज करने का कितना तरीका होता है, 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल इनटू, अब ये जो 4 लोग साथ में बैठेंगे, इन लोग तो आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, इन दोनों का नहीं होगा, इन दोनों का सिंगल वही है, बट इन 4 अमेरिकन का तो होगा, तो इनका कितने वेज में होगा, वापस 2 फैक्टोरियल इनटू कितना पावर 4, है ना। ये सबको समझा क्या। ईच अमेरिकन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ का मतलब हर अमेरिकन उसकी वाइफ के बाजू में बैठेगा। तो इन लोग को मैंने साथ साथ में बिठा दिया, चारों अमेरिकन और उनकी वाइफ को। अब जो इंडियन था वो तो किधर भी बैठ सकता है, उसके ऊपर कुछ कंडीशन नहीं डाला है। तो सपोज हस्बैंड इधर है, वाइफ इधर है, तो इनका तो एक एक पोजीशन फिक्स हो गया। टोटल 6 पोजीशन हो रहा है सर्कुलर टेबल पे, 6 को बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल होता है, और इन लोग का आपस में पोजीशन तो इंटरचेंज हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल का पावर 4 होता है। इसको जिस दिन आप सिंप्लीफाई कर लोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखो कितना मिलता है, ये 9 फैक्टोरियल तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है आपका 5 फैक्टोरियल, इसको 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो 4 फैक्टोरियल उठ जाएगा, इधर 2 फैक्टोरियल का पावर 5 इधर 4 है, तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा 2/5। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। सबको समझा। एक बार लास्ट टाइम वापस बताता हूं, ध्यान से देखना। आपको बोला था कि 4 अमेरिकन और उनकी वाइफ है और 1 इंडियन और उसकी वाइफ है, तो टोटल 10 लोग हैं अपने पास। 10 लोगों को सर्कुलर परम्यूटेशन पे बिठाने का तरीका होता है सर्कुलर टेबल पे 9 फैक्टोरियल वेज। 2 कंडीशन दिया था, इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ और ईच अमेरिकन इज सीटेड एडजेसेंट, तो ये हमने लिखा। फिर उसने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ गिवन दैट ईच अमेरिकन इज आल्सो सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। तो हमने ए बाय बी का कंडीशन बिठा दिया, फॉर्मूला लिखा, ए इंटरसेक्शन भी मतलब दोनों ही होने चाहिए, तो दोनों का हमने देखा, तो टोटल ऐसे अपने को 5 कपल्स दिख रहे हैं। तो 5 कपल्स को सर्कुलर परम्यूटेशन में बिठाने का तरीका होता है 4 फैक्टोरियल बेस। एक धागे से आप बांध दो सबको, दो को, तो 5 दिखे, उसको बिठाने का 4 तरीका। अब सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, इन दोनों आपस में पोजीशन तो इंटरचेंज कर सकते हो, तो 2 फैक्टोरियल का पावर 5 अपॉन 9 फैक्टोरियल। नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब अमेरिकन, तो अमेरिकन पे कंडीशन डाले, इंडियन पे नहीं, तो इंडियन तो कहीं भी घूम सकता है, तो ये दोनों को मैंने अलग अलग बिठाया, बट अमेरिकन तो साथ में ही बैठेंगे। तो टोटल 6 जगह बनी, 6 जगह का सर्कुलर परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल वेज इनटू इन दोनों का आपस में पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल का पावर 4 अपॉन 9 फैक्टोरियल। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 2/5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सबको समझा क्वेश्चन नंबर 20 भी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ये प्लीज एक बार खुद से ट्राई करना वापस। अब है क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज योर लास्ट सम, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट सम है बच्चे लोग को समझने के लिए। समझो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला है a signal which can be green or red with probability 4/5 and 1/5। तो आपके पास 2 सिग्नल है, प्रोबेबिलिटी ग्रीन होगा उसका 4/5 और प्रोबेबिलिटी रेड होगा उसका 1/5। ऐसा आपको 2 चीज बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अब सुनना आगे क्या बोला है, इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। मतलब पहले सिग्नल स्टेशन ए को मिलता है, फिर वो स्टेशन बी को ट्रांसमिट करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, मतलब आपको पता है कि स्टेशन बी पे सिग्नल ग्रीन का रिसीव होगा, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज आल्सो ग्रीन। इसका आंसर बताओ। तो आपको यहाँ पे कुछ बनाना है, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे एक ओरिजिनल सिग्नल कंसिडर करना है। एक आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने, 2 ट्रांसमीटर आपके पास, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, और फाइनली आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, अपने फाइनल सिग्नल पे। तो ऐसा आपको समझना है। अब केस क्या है सुनो, आपने अपना ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन ही बोला, ठीक है। अब पहले जो स्टेशन है उसने करेक्ट बोला, सेकंड का भी, मतलब दोनों का सिग्नल करेक्ट ट्रांसमिशन हुआ। मतलब इधर ग्रीन बोला तो ये भी बोलता है हाँ ग्रीन ही होएगा, ये भी बोलता है हाँ ग्रीन ही होएगा। मतलब ट्रांसफर जो है एक सिग्नल से वो ग्रीन ही बोल रहा है, तो फाइनल सिग्नल भी क्या आएगा, ग्रीन। अब दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, सोचो इसने गलत सिग्नल दिया, इसने रॉन्ग दिया, मतलब इसने बोला ग्रीन मतलब इसने बोला रेड। अब ये रेड इधर जाके इसने फिर से रॉन्ग बोला, तो इसने क्या बोला ग्रीन, तो मतलब फाइनल सिग्नल तो ग्रीन ही मिला। सबको समझा क्या? देखो वापस बताता हूं, ध्यान से समझना। ग्रीन था आपका ओरिजिनल सिग्नल, पहले स्टेशन मास्टर ने करेक्ट बोला कि हाँ ये सिग्नल करेक्ट है, तो इसने भी ग्रीन बोला, दूसरा ने भी करेक्ट बोला तो ये भी ग्रीन बोला, मतलब फाइनल सिग्नल ट्रांसमिट होकर क्या जाएगा, ग्रीन ही जाएगा। अब सेकंड केस देखो, इसने ग्रीन बोला, ओरिजिनल सिग्नल आपका ग्रीन था, बट इसने गलत बोला, तो इसने मतलब क्या बोला रहेगा, रेड बोला रहेगा। जब ये रेड दूसरे के पास गया, इसने भी गलत बोला, मतलब ये क्या बोला रहेगा, ग्रीन बोला रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनल आंसर तो ग्रीन आया। तो ये एक केस बनता है। अब दूसरा केस सुनना, सपोज ओरिजिनल सिग्नल मैंने रेड बोला, ठीक है, पहले वाले ने करेक्ट बोला कि हाँ रेड ही, बट दूसरा ने रॉन्ग बोला, इसने तो रेड बोला, बट जब ये ट्रांसमिट यहाँ पे हुआ तो इसने क्या बोला, ग्रीन बोला, तो ऑटोमेटिकली फाइनल सिग्नल तो ग्रीन ही बना।
अब दूसरा केस सुनो, इसने बोला रॉन्ग, इसने रेड को पढ़ा ग्रीन, इसने रेड को पढ़ा ग्रीन, ठीक है ना, इसने रेड को क्या पढ़ा ग्रीन। अब बोलो इधर क्या होगा, इसने पर सही बोल दिया, इसने ग्रीन ही बोला, तो फाइनल सिग्नल भी आपका ग्रीन होगा। क्या सबको ये चार्ट क्लियर है? मैं वापस एक बार बताता हूं, फिर आपको फाइनल आंसर इसका समझेगा। देखो आपको बोला था, क्वेश्चन पढ़ोगे प्रॉपर्ली, इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन इज, ओरिजिनल सिग्नल आपका ग्रीन ही होना चाहिए। मतलब आपने ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन बोला था, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बनता है कि स्टेशन ए वाला भी करेक्ट बोले, स्टेशन बी वाला भी करेक्ट बोले, तो फाइनल सिग्नल भी ग्रीन ही आएगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बोलता है, स्टेशन ए वाला रॉन्ग बोल दे तो ग्रीन का रेड बोला, रेड वापस रॉन्ग बोल के ग्रीन ही बोला, तो लास्ट में तो ग्रीन ही हुआ ना, तो ये एक केस बन गया। नीचे देखो दूसरा केस, आपने ओरिजिनली रेड बोला तो रेड इसने करेक्ट बोला कि रेड ही है, बट दूसरे को जब ये ट्रांसमिट होता है इसने रॉन्ग बोला तो ये ग्रीन हो गया ऑटोमेटिकली। वैसे दूसरा पॉसिबिलिटी इसने रेड बोला बट इसने गलत बोल के ग्रीन बोला, बट बाजू वाले ने करेक्ट बोला तो ग्रीन हो गया। अब नीचे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले नीचे वाला समझो, ऊपर वाला तो बहुत इजी, नीचे वाला पहले समझ जाओ। नीचे वाला होगा, इसने करेक्ट बोला तो व्हाट इज करेक्ट का प्रोबेबिलिटी, पहले आपको ग्रीन का प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज ग्रीन का प्रोबेबिलिटी। ग्रीन का प्रोबेबिलिटी है 4/5 है ना, तो ये हो जाएगा देखो कैसे, 4/5 इनटू ये ग्रीन हो गया, ये करेक्ट बोलेगा, करेक्ट का प्रोबेबिलिटी कितना था, हमने बोला था कि करेक्ट कोई सिग्नल देगा तो 3/4, तो ये भी 3/4, ये भी 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4, एक तो ये केस बना, बराबर है। इसको मैं अच्छे से ब्रैकेट में लिखता हूं बिकॉज़ इसका यूज है, प्लस दूसरा ऑप्शन, ये फाइनल सिग्नल है, फाइनल सिग्नल आपको इधर से ही ट्रांसमिट करके मिलेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना है। वैसे ही वापस ग्रीन, तो 4/5 इनटू, अब इसने रॉन्ग बोला तो करेक्ट का 3/4 था, तो रॉन्ग का 1/4, अब ये भी रॉन्ग बोलेगा तो 1/4, तो ये तो हो गया आपका एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या, अब आपने सिग्नल रेड बोला तो ओरिजिनल सिग्नल रेड बोला तो रेड का प्रोबेबिलिटी 1/5 था, इनटू आपने इधर करेक्ट बोला तो करेक्ट का 4/5, सॉरी करेक्ट का कितना था 3/4 ना, और यहां पे आपने रॉन्ग बोला तो रॉन्ग का कितना था 1/4, तो ये केस बना। और दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, आपने यहाँ पे रेड बोला तो 1/5 प्लस 1/5 इनटू, यहाँ पे आपने रॉन्ग बोला तो रॉन्ग का कितना लेना है 1/4, और बाजू में आपने करेक्ट बोला तो 3/4, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो गए। आपको ऊपर किसका चाहिए था, ध्यान से देखो, उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, तो आपको ऊपर तो इस वाले चीज का चाहिए, ऊपर आपको इसका चाहिए, तो मतलब ये सेम चीज मैं ऊपर छाप दूं, तो ये सेम चीज ऊपर छापेंगे तो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, बराबर है। अब इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा आपका। तो फाइनल आंसर देखो, इसको अगर आप सबका बेस देखो इधर 80 80 80 है, तो आपको ऊपर के पार्ट पे फोकस करना है। ये आपका हो गया 12 3 36, ये हो गया आपका 4, तो ये 40 हो गया, ये हो गया 6, तो नीचे आपका 46 आ रहा है। ऊपर आपको कौन सा पार्ट लेना है, ऊपर आपको लेना है ये वाला पार्ट, तो इसका है 9 4 36 प्लस 3 40, तो 40/46 आंसर इज 20/23। एक फाइनल टाइम में आपको बता देता हूँ 20/23, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार वापस बता दो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पढ़ा पहले, दो सिग्नल्स थे आपके पास, ग्रीन और रेड, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी 4/5, रेड का 1/5। उसके बाद ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है, पहले स्टेशन ए के पास जाता है, फिर ये स्टेशन बी इसको ट्रांसमिट करता है। दोनों सिग्नल करेक्ट स्टेशन ट्रांसमिट करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी आपको 1/5 दी है, 1/3/4 दी है। आपको बोला है इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, मतलब आपको पता है कि ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, तो ओरिजिनली सिग्नल ग्रीन था, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमने यहाँ पे केसेस किया, केसेस के बेसिस पे हमने देखा कि ओरिजिनल सिग्नल आपका ग्रीन है, ठीक है, पहला केस, दोनों ने सही सही सिग्नल दिया, तो फाइनल सिग्नल भी ग्रीन होगा, तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी 4/5, करेक्ट का 3/4, और ये भी 3/4, ये बन गया। और दूसरा ऑप्शन क्या, आपने ग्रीन सिग्नल ओरिजिनल बोला, आपका स्टेशन ए ने रॉन्ग सिग्नल ट्रांसमिट किया, तो ग्रीन को इसने रेड बोला, जब ये इधर गया तो रेड वाले को ये ट्रांसमिट करता है ना इसको, तो रेड को ये इसने वापस गलत बोला, तो ग्रीन बोला, तो 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस, अब आपने ओरिजिनली रेड बोला बट आपको फाइनल तो ग्रीन ही चाहिए, तो रेड बोला आपने ओरिजिनली, बट पहला वाले ने करेक्ट बोला तो रेड ही बोला उसने, सेकंड वाले ने रॉन्ग बोला तो ग्रीन बोला, तो ऑटोमेटिकली फाइनल सिग्नल ग्रीन हो गया। सो दिस इज 1/5, करेक्ट का 3/4, रॉन्ग का 1/4, तो 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4 प्लस, फिर से रेड बोला आपने तो रेड 1/5, इसने रॉन्ग बोला तो 1/4, अब रॉन्ग बोलेगा तो ग्रीन बोलेगा, बट इसने करेक्ट बोल दिया तो फाइनल सिग्नल तो ग्रीन ही हो गया, तो इंटू 3/4, ये सब नीचे आ गया, तो इसका नीचे का टोटल 46/80 होता है।
जब आप ऊपर चाहिए आपको क्या, ऊपर तो आपको ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन वाला चाहिए था, तो ये वाला पार्ट ऊपर लिख दो, ये वाला पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 40/80 कैंसिल हो गया, 20/23 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 to 21 का सोल्यूशन। आप इसको पॉज करके एक एक का सोल्यूशन लिखना और वापस पूरा 1 to 21 प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना। थैंक यू।